नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे चर्चा करूंगा प्रमुख पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक है उनके ऊपर। ये जो आज का पूरा अपनी चर्चा परिचर्चा होगी, उसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो उद्देश्य होगा कि इन विचारकों को और इनकी जो मुख्य विचार हैं, इनके मुख्य अवधारणाएं हैं, इनके कंसेप्ट्स हैं या फैक्ट्स हैं, इनकी रचनाएं हैं, इनको तेज गति से दोहराना, ताकि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है वो सारा आप रिकॉल कर लें अतिशीघ्र। इस उद्देश्य को ही लेके आज मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ, आपके सामने आया हूँ। तो हम एक एक करके प्रमुख जो पाश्चात्य विचारक हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत होगी ग्रीक थिंकर से करेंगे और मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले प्लेटो की। ग्रीक मीन्स एथेंस। एथेंस की आमतौर पे हम चर्चा करते हैं। हम इसको लोकप्रिय भाषा में इस क्षेत्र को यूनान भी कहते हैं। यूरोप का कभी ये प्रतीक हुआ करता था, यूरोप के दर्शन का, यूरोप के साहित्य का, यूरोप की कलाओं का मुखिया हुआ करता था। देखिए, टाइम बदलता है, युग बदलता है, तो देशों की स्थितियां भी बदल जाती है। आजकल हम इसको ग्रीस बोलते हैं। ये यूरोपियन यूनियन का एक देश है। पहले इसको ग्रीक बोला करते थे या यूनान बोला करते थे। इसी का एक पार्ट था एथेंस। जब नगर राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे नगर स्वायत्त और संप्रभु राज्य हुआ करते थे, हम उनकी बातें करें। और वहाँ एक विचारक, महान विचारक पैदा हुआ जो सुकरात का शिष्य था, उसका नाम था प्लेटो। प्लेटो पैदा हुआ लगभग ईसा से 428 साल पहले। ईसा मसीह पैदा नहीं हुआ था, उससे भी पहले। तो बड़ा ये माने कि आज से 2500 साल पहले प्लेटो पैदा हुआ था। प्लेटो का जो शब्द का तात्पर्य होता है प्लाटून। प्लाटून होता है चौड़े कंधे वाला। ये तो प्लेटो का वो नाम था जो उसके गुरु सुकरात ने उसे दिया था। प्लेटो का जो सही नाम था वो अरिस्टोक्लिस था। एथेंस का रहने वाला था। और जब जीवन में थोड़ी स्थिरता आई तो बाद के दौर में प्लेटो ने एक यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया जिसका नाम अकेडमी था। तो ये मैं आपको सिर्फ बड़े बड़े फैक्ट्स करवाऊंगा जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी है, जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विश्वविद्यालय का नाम पूछ लिया जाता है। फिर हम चर्चा करें कि प्लेटो को कहते क्या है। हम प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक बोलते हैं। राजनीतिक दर्शन का जनक यानी पॉलिटिकल फिलोसफी का, या जो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है उसका हम जनक बोलते हैं। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत। जब आप एक पूरी बहस हम खड़ी करते हैं परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में, तब हम प्लेटो की चर्चा करते हैं। प्लेटो से शुरू होता है राजनीतिक दर्शन। अरस्तु को हम राजनीति दर्शन नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान का पिता बोलते हैं। और मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक बोलते हैं। लेकिन कभी भी मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक नहीं कहा जाता, क्योंकि मैकियावेली ने कहीं भी एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा की चर्चा नहीं की है। इसलिए हम मैकियावेली को राजनीतिक चिंतन का तो जनक बोलते हैं, लेकिन राजनीतिक दर्शन का जनक नहीं बोलते। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है मैकियावेली। और वैज्ञानिक राजनीति का जनक है वो होब्स को हम बोलते हैं। और होब्स को ये जो शब्दावली दी वो लियो स्ट्रॉस ने कहा है कि होब्स वैज्ञानिक राजनीति का जनक है।
एक चीज हम और पढ़ते हैं, वो है वैज्ञानिक जब शब्द आया तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो उसको वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो है कार्ल मार्क्स। तो मैंने ये आपको विशेष फैक्ट्स कराए। ऐसे करते करते ही हम प्लेटो को इन फैक्ट्स और महत्वपूर्ण शब्दों और शब्दावलियों और अवधारणाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि प्लेटो की जो मुख्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। प्लेटो की मुख्य रचना है रिपब्लिक, जिसका ग्रीक पर्याय पोलिटिया है। हम आमतौर पे जो रिपब्लिक का अर्थ लगाते हैं वो गणतंत्र लगाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि रिपब्लिक का जो अर्थ है वो गणतंत्र नहीं है। इसका तात्पर्य है राज व्यवस्था। किसी देश की राजनीति का जो ज्ञान है वो इसमें समाहित है, अकेली राजनीति का नहीं है। ये शिक्षा के ऊपर लिखा हुआ बहुत अच्छा ग्रंथ है, जैसा कि रूसो बोल के गए हैं। ये दर्शन के ऊपर भी लिखा गया है। इसमें थ्योरी ऑफ आइडियाज भी है, आत्मा का सिद्धांत भी है, आकार का सिद्धांत भी है। इसी में वर्णित है आदर्श राज्य, जिसका नाम है कालीपोलिस। जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है वो इसी रिपब्लिक में वर्णित है। फिर प्लेटो की एक और महान राजनीतिक रचना है, वो है स्टेट्समैन। इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया गया है कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनका वर्णन है इसके अंदर। द लॉज में एक परिषद की चर्चा जिसको हम नॉक्टर्नल काउंसिल बोलते हैं, और इसमें जो राज्य है उसके लिए मैग्नीशिया शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। मैं थोड़ा सा रिपब्लिक और लॉज इन दोनों की आपसे चर्चा कर लूं। देखिए, आप एक विशेष चीज देखिए कि जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि कार्ल मार्क्स दो प्रकार का है। एक है यंग कार्ल मार्क्स और दूसरा है मैच्योर कार्ल मार्क्स। हम यंग कार्ल मार्क्स और मैच्योर कार्ल मार्क्स के विचारों में अंतर देखते हैं। एक वो कार्ल मार्क्स जो कि मानवतावाद से प्रेम करता है, वो जो प्रकृति से प्रेम करता है, वो जो स्वतंत्रता से प्रेम करता है। दूसरा वो कार्ल मार्क्स जो क्रांति की चर्चा करता है, हिंसा की चर्चा करता है, रेडिकल परिवर्तनों की चर्चा करता है। देखिए, ये दोनों कार्ल मार्क्स अलग है। इसी प्रकार हम प्लेटो के लिए भी कह सकते हैं कि प्लेटो भी दो है। एक यंग प्लेटो जो थोड़ा काल्पनिक है, यूटोपियन है, स्वप्नदर्शी है, जैसे यंग कार्ल मार्क्स की तरह, और दूसरा है मैच्योर प्लेटो। तो जब प्लेटो काल्पनिक था, जब प्लेटो स्वप्नदर्शी था, तब प्लेटो ने पुस्तक लिखी, वो थी रिपब्लिक। और जीवन के थपेड़े खाने के बाद प्लेटो को यह समझ में आया कि रिपब्लिक में वर्णित जो आदर्श राज्य है, जिसके लिए वो स्वयं कहता है कि ये नगर बादलों में तो संभव है लेकिन धरती पे संभव नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योर होता गया, उसको ये पता चला कि ये तो यूटोपियन बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं। तब उसने एक और पुस्तक लिखी जीवन के अंतिम दशकों में, जब वो मैच्योर हो गया था, तब उसने लिखी द लॉज। तो लॉज और रिपब्लिक ये दोनों प्रतीक है, रिपब्लिक यंग प्लेटो की और द लॉज मैच्योर प्लेटो की। बीच की एक और पुस्तक है जिसका नाम है स्टेट्समैन। तो आप राजनीतिक दृष्टि से तीन पुस्तकें महत्वपूर्ण है, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज। लॉज में ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक डॉक्ट्रिनल काउंसिल है जो कानूनों का निर्माण करती है, जनसंख्या का नियंत्रण रखती है और लोगों के नैतिक जीवन और उसके चरित्र का नियंत्रण करती है। ऐसी एक नासी परिषद है या रात्रिकालीन परिषद है जिसका नाम है नॉक्टर्नल काउंसिल। यह बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक में वर्णित है, तो द लॉज में है। स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण है और रिपब्लिक में वर्णित है इसका कालीपोलिस। कालीपोलिस है इसका आदर्श राज्य का नाम। हम जिसको इसका आइडियल स्टेट बोलते हैं वो ग्रीक भाषा में कालीपोलिस बोला जाता है। तो कई बार ये भी शब्दावली आ सकती है कि प्लेटो के जो आदर्श राज्य आइडियल स्टेट है उसका नाम क्या है, तो वो है कालीपोलिस। और द लॉज में वर्णित जो राज्य है जो विधियों से संचालित होगा, व्यक्ति से संचालित नहीं होगा, उसको वो बोलता है मैग्नीशिया। एक और बहुत मजेदार पुस्तक है प्लेटो की, द सिंपोजियम। इसमें प्रेम और सौंदर्य का वर्णन है। प्रेम और सौंदर्य का तात्पर्य यहाँ प्रकृति प्रेम, मानव के आपसी प्रेम, पारिवारिक प्रेम और राज्य के प्रति प्रेम, राज्य के नागरिकों के आपसी प्रेम, इन सब की चर्चा है। आत्म प्रेम की चर्चा है। तो ये अत्यंत व्यापक विषय के ऊपर लिखी गई है, प्रेम और सौंदर्य के ऊपर द सिंपोजियम। कई बार ये पूछा जाता है कि विषय वस्तु का मिलान करना आता है कि कौन सी पुस्तक में क्या वर्णित है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द अपोलॉजी।
अपोलोजी स्वीकार करना, स्वीकारोक्ति। इसमें सुकरात के ऊपर जो मुकदमा किया गया था कि सुकरात ने एथेंस के युवाओं को पथभ्रष्ट किया है, एथेंस के युवाओं को गलत रास्ते पे चलाया है और उनको रेडिकल परिवर्तनों के लिए प्रेरित किया है, उनको गलत शिक्षा दी है। इस मुद्दे को लेके और जो मुकदमा हुआ सुकरात के ऊपर, और उस मुकदमे के बाद सुकरात ने अपने बचाव में और अपने जो मंतव्य थे उनके बारे में जो कुछ कहा वो इस अपोलोजी में वर्णित है। और इसी अपोलोजी का हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने वर्णन किया अपनी एक गुजराती में लिखी गई पुस्तक है सत्यवान। ये इसका ट्रांसलेशन है अपोलोजी का। अपोलोजी मूलतः तो ग्रीक भाषा में लिखी गई, फिर गांधी जी ने इसका गुजराती अनुवाद किया सत्यवान। यहाँ सत्यवान का तात्पर्य है वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति जो सत्य के लिए हंसता हंसता जहर का प्याला पी गया, और वो था सुकरात, सोक्रेट्स। तो सुकरात के ऊपर अपोलोजी है और इसी अपोलोजी का गुजराती अनुवाद गांधी जी ने किया सत्यवान के नाम से। तो हमने 5 महत्वपूर्ण रचनाएं देखी। रिपब्लिक जिसमें इसका कालीपोलिस है, स्टेट्समैन जिसमें राज्यों का वर्गीकरण है, द लॉज जिसमें नॉक्टर्नल काउंसिल वर्णित है, सिंपोजियम जो प्रेम और सौंदर्य के ऊपर है, और अपोलोजी जो उसकी गांधी जी ने सत्यवान के नाम से इसका अनुवाद किया। आगे बढ़ते हैं और अध्ययन पद्धतियों की चर्चा करते हैं कि प्लेटो ने किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है। अध्ययन पद्धतियां का तात्पर्य कोई भी विचारक जब अध्ययन करते वक्त, अपने निष्कर्ष निकालते वक्त, अपनी बातों को समझाते वक्त किन पद्धतियों का प्रयोग करता है, कैसे अपने ज्ञान का प्रकटीकरण करता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैं निगमनात्मक पद्धति से पहले चर्चा कर लूं इस द्वंद्वात्मक पद्धति की, डायलैक्टिकल मेथड की। ये डायलैक्टिकल मेथड उसने सुकरात से लिया था। इसके हम 2 तात्पर्य लगाएं डायलैक्टिक द्वंद्व का। सुकरात किया क्या करता था? सुकरात का ज्ञान के ऊपर पहुंचने का एक तरीका था। सुकरात ये कहा करता था कि हम सर्वोच्च और अंतिम और सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी हम सत्य का पता लगा सकते हैं। सत्य निरपेक्ष या होता है या सत्य सापेक्ष होता है, पहले मैं ये बताता हूं, फिर मुद्दा आसान हो जाएगा थोड़ा सा समझने के लिए। सत्य निरपेक्ष होता है या सत्य सापेक्ष होता है। तो पहले हम निरपेक्ष और सापेक्ष को समझे, फिर इस मुद्दे को समझेंगे। निरपेक्ष का तात्पर्य है सत्य अटल है, सत्य सार्वभौमिक है। एक सर्वोच्च ज्ञान की खोज की जा सकती है, यानी अंतिम ज्ञान की खोज की जा सकती है, अंतिम सत्य की खोज की जा सकती है। उसको हम कहते हैं कि सत्य और ज्ञान निरपेक्ष है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं होता। ज्ञान समय के अनुसार, ज्ञान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, व्यक्तियों के अनुसार ज्ञान बदलता रहता है। हो सकता है कभी दास प्रथा थी, उस समय सत्य लगती थी, लेकिन आज सत्य नहीं लगती। भारत में अस्पृश्यता और मनुष्यों के मध्य जो भेदभाव था और जो हायरार्की थी, उसको सत्य माना गया था कि ये तो ब्रह्मा जी के यहां से आई है, तो ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन आज हम मानते हैं कि ऐसा कोई भी जो सत्य है वो सत्य है ही नहीं। आज हम सब मानते हैं कि सारे मनुष्य समान है। तो इसका तात्पर्य है कि सत्य बदलता रहता है, सत्य अनचेंजेबल नहीं है बल्कि चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। समय काल व्यक्ति परिस्थिति अनुसार सत्य बदलता है, ज्ञान बदलता है। तो इसका मतलब सत्य सापेक्ष है, और नहीं बदले और ज्ञान अंतिम हो तो हम कहते हैं सत्य निरपेक्ष है। तो सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल ये माना करते थे कि हम अंतिम सत्य का पता लगा सकते हैं, हम निरपेक्ष सत्य का पता लगा सकते हैं, सर्वोच्च ज्ञान का पता हम लगा सकते हैं। तो पता लगाएं कैसे? तो सुकरात ने इसके लिए एक पद्धति खोजी जिसका बाद में व्यापक प्रयोग किया उनके शिष्य प्लेटो ने, वो थी द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलैक्टिक मेथड। यानी हम विचारों के आपसी संघर्ष के द्वारा, विचारों में आपसी बहस के द्वारा हम अंतिम सत्य तक पहुंच सकते हैं। सत्यों के आपसी टकराट होगी, ज्ञान में आपसी टकराट होगी, और अंत में एक अंतिम सत्य सर्वोच्च ज्ञान है, उस तक हम पहुंच जाएंगे। ये पद्धति थी सुकरात की। सुकरात इसके लिए किया क्या करता था? सुकरात किसी भी चौक और चौराहे पे खड़ा हो जाया करता था और फिर
उसके आसपास बहुत सारे विद्वान और उसके छात्र खड़े हो जाया करते थे और वो किसी एक विषय पे उस दिन चर्चा करते थे। जैसे वो आत्मा पे चर्चा कर रहे हैं, वो शरीर पे चर्चा कर रहे हैं, वो भौतिक जगत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो चंद्रमा और तारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो राजा पे चर्चा कर रहे हैं, वो प्रजा पे चर्चा कर रहे हैं। तो कोई एक चर्चा का विषय लेके और उसको किसी भी एक अंतिम सत्य तक पहुंचाया जाता था, उसका एक निष्कर्ष निकाला जाता था। तो आपसी द्वंद्व, आपसी बहस, आपसी विचार प्रणाली के द्वारा हम जब सत्य तक पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि ये द्वंद्वात्मक पद्धति है, आपस में द्वंद्व, डायलैक्टिक होता है। इसके दो और समर्थक वर्तमान में मिलते हैं, वो है हेगल। हेगल कहता है कि ये पूरा संसार है, ये विचारों के द्वंद्व के द्वारा आगे बढ़ता है। इतिहास वैचारिक द्वंद्व का ही स्वरूप है। विचार हम आगे बढ़ते रहते हैं, एक विचार दूसरे विचार से टकराता रहता है और हम सर्वोच्च विचार की ओर बढ़ते रहते हैं। और ऐसा हेगल कहता है ऐसा एक सर्वोच्च विचार है जहां के हम रुकते हैं, वो है राष्ट्र राज्य का विचार। वो एक अंतिम और सत्य विचार है। कार्ल मार्क्स भी इसी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि जो द्वंद्व होता है वो भौतिक पदार्थों में होता है, ना कि विचार जगत के अंदर। और भौतिक पदार्थों के आपसी द्वंद्व के द्वारा ये इतिहास आगे बढ़ता है। और इन्हीं भौतिक पदार्थों के लिए दो वर्ग फिर आपस में लड़ते हैं और दो वर्गों के आपसी संघर्ष के द्वारा इतिहास अपने आप को गति प्रदान करता है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है प्लेटो ने, और प्लेटो ने जितने भी अपने ग्रंथ लिखे वो ग्रंथ इसी द्वंद्वात्मक पद्धति से लिखे। वो संवाद पद्धति भी है, उसको संवाद पद्धति कहते हैं उसको। इन संवादों का तात्पर्य है, डायलॉग्स का तात्पर्य है कि इसमें एक सुकरात है जो हीरो है अधिकांश के अंदर, और वो सुकरात सामने जो उसके शिष्य और अन्य विद्वान खड़े हैं जो सोफिस्ट थे उस समय के, वो आपस में बहस करते हैं और आपसी संवादों के माध्यम से, जैसे हम नाटक पढ़ते हैं वैसे संवाद दर संवाद चलता रहता है और जो सुकरात है वो इन मुद्दों का कंक्लूजन करता रहता है और पूरे संवाद का संचालन करता रहता है और अंत में निष्कर्ष निकालता है। तो प्लेटो के जितने भी ग्रंथ हैं उनको हम बुक्स नहीं बोलते बल्कि वो डायलॉग बोले जाते हैं, वो उनको कहते हैं संवाद। कि प्लेटो ने कितनी पुस्तकें लिखी हम ये नहीं बोलते, हम ये कहते हैं कि प्लेटो ने कितने डायलॉग्स लिखे, क्योंकि वो डायलॉग शैली में लिखे गए और डायलॉग शैली में विविध विचारों के मध्य द्वंद्व होता है। तो हमने देखा कि प्लेटो ने एक पद्धति का प्रयोग किया, वो था द्वंद्वात्मक पद्धति। प्लेटो की पद्धति है निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। डिडक्टिव मेथड है वो एक दार्शनिक पद्धति कहलाती है, इसी को हम निष्कर्षात्मक पद्धति कहते हैं। ये पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। इसमें हम पहले ये कहेंगे, जैसे हम सामान्य का डिसाइड कर लेंगे कि सभी औरतें सुंदर होती है, सभी पुरुष हैं वो कुरूप होते हैं। देखिए आप अन्यथा नहीं ले, चलो ये भी कह देते हैं सभी पुरुष सुंदर होते हैं, ये एक सामान्य बात है। फिर हम चर्चा करेंगे कि राम भी सुंदर है, श्याम भी सुंदर है, घनश्याम भी सुंदर है, रहीम भी सुंदर है, तो ये आ गया विशिष्ट। फिर हम कहते हैं कि मनुष्य मरणशील है, तो इसमें समस्त मनुष्य की चर्चा आ गई, तो इसका तात्पर्य ये सामान्य है। और फिर हम विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं कि फिर जितने भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने भी मनुष्य हैं वो विशिष्ट हैं, वो भी मरणशील है। यानी इसमें पहले निष्कर्ष निकाला जाता है, निष्कर्ष पहले निकाल दिया जाता है, उसके बाद उस निष्कर्ष को सत्य साबित करने के लिए तर्क किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निगमनात्मक पद्धति। दर्शन में ऐसा ही होता है। दर्शन में पहले ही कह दिया जाता है कि ये जो पूरा संसार है ये दो तत्वों से बना है, एक आत्मा है और दूसरा शरीर है। अब इसको साबित करने के लिए फिर हम अन्य भांति के उदाहरण देते हैं। प्लेटो का जो शिष्य है अरस्तु, वो उल्टी पद्धति का प्रयोग करता है, वो आगमनात्मक पद्धति इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करता है। इस पद्धति को हम बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति। इसमें पहले विशिष्ट आता है और फिर हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। इसका तात्पर्य है कि ए है वो मरणशील है, बी मरणशील है, सी मरणशील है, डी मरणशील है, जेड मरणशील है। चूंकि ए बी सी डी जेड सारे मरणशील है, इसका तात्पर्य मनुष्य मरणशील है। सीता सुंदर है, गीता सुंदर है, पपीता सुंदर है, इसका मतलब सारी औरतें ही सुंदर है। राम सुंदर है, श्याम सुंदर है, पहले पर्टिकुलर पुरुष,
एक XYZ जिनके नाम है, फिर हम कहते हैं कि सारे सुंदर है, तो सामान्य है। तो ये जो पद्धति है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, और वैज्ञानिक पद्धति में यही होता है। विज्ञान पहले यही करता है, पहले वो विशिष्ट चीजों का अध्ययन करता है और फिर अंत में निष्कर्ष निकालता है, जबकि निगमनात्मक पद्धति में निष्कर्ष शुरू में निकाल लिए जाते हैं। तो हमने दो पद्धतियां की प्लेटो की, एक निगमनात्मक पद्धति और एक द्वंद्वात्मक पद्धति। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की एक बहुत ही मजेदार पद्धति है अध्ययन की पद्धति, वो है एनालॉजी, अनुरूपता या समरूपता पद्धति। इस पद्धति में किसी भी मुद्दे को आसान तरीके से समझाने के लिए किसी दूसरे के साथ उसकी तुलना की जाती है, एक की तुलना दूसरे के साथ। जैसे हम कहते हैं कि वो ऐसे चलता है तेज जैसे घोड़ा चलता है, तो जैसे घोड़ा आपने चलता हुआ देखा है तो उसकी तुलना कर सकते हैं दूसरे के साथ कि वो इतने ज्यादा तेज चलता है। हम कहते हैं कि उसको उतना ही गुस्सा आता है कि जितना कि इतना लाल हो जाता है गुस्से में जैसा कि टमाटर होता है। तो आप हमने दो चीजों की तुलना कर दी, उसके मुंह की तुलना कर दी टमाटर के साथ कि गुस्सा आने पे वो कैसा हो जाता है। तो वैसे ही प्लेटो क्या करता है कि अपने ज्ञान को सब समझाने के लिए और सिंपल करने के लिए वो तुलनाएं करता है, किन्हीं और चीजों की किसी वर्ग के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी अवधारणा के साथ तुलना करके समझाता है। जैसे वो कहता है कि उत्पादक वर्ग है, इसकी तुलना उसने ह्यूमन कैटल के साथ कर दी कि ये कैटल की तरह होते हैं, पशुओं की तरह होते हैं, जिनमें बुभुक्षा बहुत ज्यादा होती है, भूख ज्यादा होती है, इच्छाएं ज्यादा होती है, वेदनाएं ज्यादा होती है, इनका नियंत्रण नहीं होता इन चीजों के ऊपर, इसलिए वो उनको उत्पादक वर्ग को ह्यूमन कैटल बोलते हैं, जो भौतिक संसाधनों से प्रेम करते हैं। सैन्य वर्ग के लिए वो कहता है कि ये वॉच डॉग्स होते हैं, रखवाली वाले कुत्ते होते हैं, ये बड़े सचेत रहते हैं। जैसे कुत्ते सचेत रहते हैं घर की रखवाली में, वैसे सेना के लोग हैं वो भी सचेत रहते हैं। और दार्शनिक राजा को वो कहता है कि दार्शनिक राजा किसके अनुरूप होता है, वो गडरिये की तरह होता है। जैसे गडरिया अपनी भेड़ों की रक्षा भी करता है, उनके खान पान की व्यवस्था, पालन पोषण की व्यवस्था करता है, चरवाहा बोलता है उसको वो बुनकर बोलता है। जैसे बुनकर विभिन्न टूटे हुए धागों को आपस में जोड़ के और सुंदर वस्त्र का निर्माण करता है, वैसे ही एक राजा अपने राज्य के अंदर विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न विद्वानों को, विभिन्न कलाओं को और विभिन्न विभागों को जोड़कर एक समर्थ और काली पोलिस का निर्माण करता है, एक आदर्श राज्य का निर्माण करता है। तो ये कहा कि मैंने बताया आपको कि इसकी एक पद्धति और है जिसको अनुरूपता पद्धति बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज। देखिए, चूंकि मैंने आपको ये कहा था कि प्लेटो राजनीति दर्शन का पिता है और प्लेटो को पूर्ण ग्रीक कहा जाता है, परफेक्ट ग्रीक। ये पूर्ण ग्रीक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेटो ने दर्शन को सर्वोच्च स्तर के ऊपर पहुंचा दिया था, इसलिए इसको पूर्ण ग्रीक कहा जाता है। और दर्शन को अगर समझना है तो हमें प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया समझना पड़ेगा, जो उसकी अधिकांश पुस्तकों में वर्णित है, और ये उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक में भी वर्णित है। पहले मैं बताऊं प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय को विचार भी बोलते हैं, आइडिया भी बोलते हैं। इसका तात्पर्य भारतीय संदर्भ में हम समझे कि हम अब जो चर्चा कर रहे हैं वो आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, सोल की चर्चा कर रहे हैं। हम भारतीय इसको आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा का सिद्धांत क्या है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। प्लेटो कहता है कि ये पूरा संसार है, ये दो चीजों से बना है। सारी बहस में यही शुरू होता है, दर्शन की बहस यहीं से शुरू होती है। और ये दो चीजें है कौन सी जिनसे ये पूरा संसार बना है? तो एक है मैटर और एक है फोरम। फोरम को अपन बोल देते हैं आइडिया। मैटर का तात्पर्य है भौतिक तत्व, यानी ये जो मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है, हड्डियां है, खून है, चमड़ी है, ये सारे है भौतिक चीजें। दूसरा है फोरम, विचार तत्व है आत्मा। आत्मा जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरे संसार का संचालन कर रही है। तो हम भी यही कहते हैं कि आदमी दो चीजों से बना है, शरीर से और आत्मा से। ये दो चीजें मिलती है तो व्यक्ति पर मनुष्य है वो परिपूर्ण होता है।
तो अब इनमें से महत्वपूर्ण क्या है, कौन है जो संसार का संचालन कर रही है? तो दो प्रकार के विचारक हो जाते हैं। एक विचारक वो हैं जिनको अपन मेटेरियलिस्टिक बोलते हैं, भौतिकतावादी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आत्म तत्व नाम की कोई सत्ता नहीं होती, पूरा संसार है ये जड़ पदार्थों से बना हुआ है। तो फिर ये फोरम वाले, आइडिया वाले कहते हैं कि सारा अगर जड़ पदार्थ है तो फिर ये संसार में गतियां कौन पैदा करता है? ये पाप पुण्य, किसी का अच्छा होना, बुरा होना, राजा बनना, रंक बनना, डाकू बनना, देवता बनना, ये क्यों पैदा होते हैं? तो फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैटर तो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आइडिया, फोरम या आत्मा। ये इस शरीर को, इस संसार को गति प्रदान करती है, ये इसको स्वरूप प्रदान करती है भांति भांति के। हड्डियां, चमड़ी, ये शकल, ये खून, ये तो सब में ही है, ये पंचतत्व तो सब में ही है। तो फिर सारे मनुष्य अलग अलग क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इनमें अलग क्या है, ये आइडिया अलग है, इनके विचार अलग है, इनकी आत्मा अलग है। तो दूसरे हैं जो विचार जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको अपन आदर्शवादी बोलते हैं। आइडियलिस्टिक बोलते हैं। मैंने कहा ये मेटेरियलिस्टिक होते हैं जो भौतिकतावादी होते हैं, आदर्शवादी आइडियलिस्टिक होते हैं। हमने हेगल की चर्चा सुनी कि ये आदर्शवादी है, अरस्तु आदर्शवादी है, प्लेटो खुद आदर्शवादी है। आदर्शवादी वो होते हैं जो आइडिया की आत्मा और इनको महत्वपूर्ण मानते हैं, विचार तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो प्लेटो ये कहता है कि वास्तविक जगत है वो आत्म जगत है, आत्मा न मरती है और नई आत्मा पैदा होती, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। तो फिर भौतिक जगत, वस्तु जगत, प्लेटो कहता है ये मिथ्या है, ये शरीर है, ये मिथ्या है। जो आपके पास संपत्ति है, जो घर है, जो जमीन है, जो भौतिक संपदा है, सोना है, ये सारी चीजें ये मिथ्या है। हम इनसे प्रेम करते रहते, यही उलझे रहते हैं, जबकि ये तो परछाई की तरह होते हैं। परछाई अपना स्वरूप बदलती रहती है और शाम को समाप्त हो जाती है, लेकिन लगती सत्य है, लेकिन है नहीं। सत्य होती तो फिर 24 घंटे ही रहती, तो फिर क्यों गायब हो जाती है रात को? वैसे ही जो भौतिक जगत है, शरीर जगत है, जिसको वस्तु जगत बोलते हैं, ये मिथ्या है। सिर्फ विचार जगत ही वास्तविक है। और ये जो आपको विशेष दिखाई दे रहा है, ये सामान्य का प्रतिबिंब मात्र है, सामान्य की प्रतिछाया और शैडो मात्र है। विशिष्ट का तात्पर्य मैं, आप, एक्स वाई जेड जितने भी हैं, हम सब विशेष हैं। तो हम सब में सामान्य क्या है? हम सब में एक ही चीज सामान्य पाई जाती है, वो है हमारी आत्मा। तो आत्मा एक सामान्य है, शरीर इसकी परछाई मात्र है। हम क्या मानते हैं? हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम आत्मा को तो मानते ही नहीं है, हम पूरा ध्यान वस्तु जगत और भौतिक जगत और विशेष के ऊपर ही देते रहते हैं। जबकि प्लेटो कहता है ये तो छाया मात्र है जो कभी भी समाप्त हो जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए प्लेटो एक गुफा का दृष्टांत देता है। तो कई बार ये शब्दावली आ जाती है कि प्रत्यय क्या है, कि आइडिया क्या है, कि जो विशेष है वो सामान्य की प्रतिछाया है, जो विशेष है वो प्रत्यय की छाया मात्र है, आइडिया की छाया मात्र है। यानी मैटर है ये आइडिया की प्रतिछाया मात्र है और कुछ भी नहीं है। हम छाया है, हम कभी भी गायब हो जाएगी, आत्मा कभी भी गायब नहीं होगी, शरीर कभी भी गायब हो जाएगा। तो शरीर है ये शैडो है, छाया है, प्रतिछाया है, प्रतिबिंब है। आत्मा है ये निरंतर है, शाश्वत है, सत्य है, अजर है और अमर है। इसी को समझाने के लिए फिर गुफा का दृष्टांत है। यानी गुफा में कैद व्यक्ति कैसे सिर्फ परछाइयों को ही सत्य मानते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर आके वास्तविक जगत को देखा ही नहीं है। तो ये समझाने के लिए है, गुफा की कहानी है पूरी, जो सुकरात समझाता है प्लेटो के छोटे भाई ग्लूकोन को कि कैसे मूर्ख लोग हैं, वो गुफा के कैद मनुष्यों की तरह होते हैं जो भौतिक जगत में उलझे रहते हैं, आत्म जगत, विचार जगत और ज्ञान जगत की चर्चा ही नहीं करते। इसी में वो आगे समझाते हैं कि जब मनुष्य की भीतरी आंखें खुलती है, भीतरी आंखें खुलना का तात्पर्य है कि मनुष्य को ज्ञान होता है, तो मनुष्य विभाजन करना सीख जाता है। विभाजन का तात्पर्य वो अच्छी तरह से समझ जाता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, कौन सा जगत वास्तविक है और कौन सा जगत सिर्फ प्रतिछाया मात्र है। तो ये है विभाजित करना, मेटाफोर करना। फिर है प्रतिछाया, ये भी आता है कि छाया, छाया बदलो, ये शरीर है, ये छाया है, भौतिक जगत है, ये छाया है, ये मिथ्या है, ये बदलता रहता है, शैडो है। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ये भी इसी से निकला है
कि अगर ज्ञान है तो आप अपने आप में आप सद्गुणी हो जाएंगे, और अगर आप सद्गुणी है तो इसका मतलब आपको ज्ञान है। तो ज्ञान और सद्गुण का अभेद्य संबंध है और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ज्ञान प्राप्य होता है, यानी हम चाहें तो हमारी जो आत्मा में अंधकार भरा हुआ है उसको हम दूर कर सकते हैं। हमारी आत्मा में ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या हम हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि वाल्मीकि जो कभी बहुत मशहूर डाकू हुआ करते थे, बाद में कैसे उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, कैसे अपना चरित्र और जीवन परिवर्तित कर लिया और कितने महान विद्वान बने उसके बाद। तो इसका तात्पर्य है कि ज्ञान है ये प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो प्राप्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि सत्य निरपेक्ष होता है और हम चाहें तो ज्ञान के माध्यम से उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये शब्दावली आती है कई बार, गुफा का दृष्टांत, विभाजन रेखा, भीतरी आंखें, प्रतिछाया और ज्ञान कैसा है, इस मुद्दे भी पूछा जा सकता है। तो इन शब्दावलियों का आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछते निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली है वो प्लेटो की है या प्लेटो की नहीं है। तो ये 4-5 मैंने आपको शब्द बताए हैं, इनका आप जरूर ध्यान रखें। ये था प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज। अब हम प्लेटो का महत्वपूर्ण सिद्धांत करते हैं, न्याय का सिद्धांत। प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है वो मूलतः है, उसका उपशीर्षक है वो ही जस्टिस है, न्याय के ऊपर लिखी गई है मूलतः ये। हालांकि रूसो कहते हैं कि शिक्षा के ऊपर लिखी गई सबसे अच्छी पुस्तक है, लेकिन न्याय का इसमें मूल वर्णन है। और न्याय का जो ग्रीक पर्याय है ये आप जरूर ध्यान रखें, इसका ग्रीक पर्याय है डिकायोजनिया या डिकायोसु। ये वो वाला न्याय नहीं है जिसे हम कोर्ट ब्रांड न्याय बोलते हैं, जो न्यायपालिका के द्वारा दिया जाता है, वो न्याय नहीं है। यहां न्याय का तात्पर्य है नैतिकता, यहां न्याय का तात्पर्य सद्गुणी होना, या न्याय का तात्पर्य अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो यहां न्याय का व्यापक अर्थ है। मैं ये कहूं कि मिस्टर एक्स है वो बहुत न्यायप्रिय है, यानी इसका मतलब वो सद्गुणी हैं, अच्छे हैं, परोपकारी हैं, दूसरों के बारे में सोचने वाले हैं, जो परहित के बारे में सोचते हैं, जो मानव हित में सोचते हैं। तो यहीं से निकला है ये न्याय शब्द। हमारे यहाँ न्याय को अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो न्याय को हम धर्म कहते हैं, और धर्म का जो वास्तविक तात्पर्य है वो है कर्तव्य, ड्यूटी क्या है आपकी। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी निर्धारित ड्यूटी को अगर करे तो यही न्याय है, जिसका तात्पर्य डिकायोजनी डिकायोसु। जब प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की शुरुआत करता है तो उससे पहले वो जो तात्कालिक एक परंपरा चल रही थी जिसको हम सोफिस्ट कहते हैं, उस परंपरा के विचारक हैं, उन विचारकों की बातों का, उनके संवादों का पहले विरोध करता है और उसके बाद फिर खुद के न्याय की सिद्धांतों की स्थापना करता है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ सोफिस्ट कौन थे। सोफिस्ट वो गुमंतु प्रोफेसर थे, वो गुमंतु शिक्षक थे जो एथेंस और नगर राज्यों में घुमा करते थे, और विशेष करके इनकी एथेंस में बहुत ज्यादा बोलबाला था, क्योंकि एथेंस में लोकतंत्र था, एथेंस में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। और चूंकि लोकतंत्र था इसलिए लोकतंत्र में वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसे तर्क करना आता है, जो अपने तर्कों से दूसरों को प्रभावित कर ले, क्योंकि लोकतंत्र में आपको संख्या बल जुटाना होता है, ऐसे मस्तिष्क तैयार करने पड़ते हैं जो आपका समर्थन करें। तो ये सोफिस्ट वो गुमंतु विचारक थे जो पैसे के बदले में एथेंस के युवाओं को तर्क करना सिखाया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उनको, और तर्क विद्या और लॉजिक सिखाया करते थे। और इनके मुख्य लॉजिक ये था, जिसमें थ्रेसिमेक्स भी एक बहुत बड़ा, पॉलीमार्क्स, ये सारे बहुत बड़े सोफिस्ट विचारक थे। ये मानते थे कि ये संसार है ये भौतिक चीजों से बना है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, और कोई भी जो सत्य है वो कभी भी निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि सत्य बदलता रहता है। तो ये पहले भौतिकतावादी विचारक थे। ये मानते थे कि ये पूरा संसार है ये स्वाभाविक नहीं है, बल्कि इसका निर्माण किया गया है। तो ये पहले सामाजिक समझौतावादी थे, ये पहले भौतिकतावादी थे, और पहले वो व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि जैसे
आजकल हम इनको पढ़ते हैं उत्तर आधुनिकतावादियों को, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो बात कहते हैं, जो डेरिंडा है, ये सारे लोग जो कहते हैं कि सत्य निरपेक्ष नहीं होता, जैसे कि प्लेटो और सुकरात कहता है, बल्कि सोफिस्ट कहते हैं कि सत्य सापेक्ष होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सोफिस्टों का जो न्याय सिद्धांत है, मैंने आपको पहले ये बता दिया कि सोफिस्ट कौन है, इनके न्याय सिद्धांत क्या थे, उनका क्या खंडन है। तो पहले हम न्याय का परंपरागत सिद्धांत लेते हैं। न्याय का परंपरागत सिद्धांत है वो सेफालस और पॉलीमार्क्स का, सेफालस पिता है और पॉलीमार्क्स पिता है। इनका निष्कर्ष ये है कि न्याय का तात्पर्य है सत्य बोलना, अपना कर्ज चुकाना, मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना और शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना। इसका तात्पर्य है न्याय का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। मित्र और शत्रु के अकॉर्डिंग न्याय के अर्थ बदलते रहते हैं। तो सुकरात कहता है नहीं, न्याय निरपेक्ष है, ये कभी बदलता नहीं है। फिर इस मुद्दे के ऊपर अगला जो व्यक्ति शामिल होता है और संवाद करता है, डायलॉगबाजी करता है, वो है थ्रेसिमैक्स। थ्रेसिमैक्स के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप याद रखें, कई बार न्याय के सिद्धांतों का मिलान करना आता है कि न्याय का उग्रवादी सिद्धांत किसका है, या न्याय का रेडिकल सिद्धांत किसका है, या न्याय का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत किसका है। तो उग्रवादी सिद्धांत, इसका देखिए इंग्लिश तो एक ही होगी, रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, लेकिन हिंदी पर्याय है अमूलवादी, अमूल परिवर्तनवादी या उग्रवादी सिद्धांत। उग्रवादी सिद्धांत वो होता है जो तेज परिवर्तन और ऐसी चर्चाएं करता है। थ्रेसिमैक्स कहता है कि न्याय का तात्पर्य है शक्तिशाली का हित, क्योंकि न्याय वही है जो शक्तिशाली कहता है। कमजोर लोग तो सिर्फ उसकी बातों का और आदेशों का पालन करने के लिए बनते हैं। तो न्याय किसी भी समय में उन लोगों के आदेश होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। वो कार्ल मार्क्स भी यही कहता है कि किसी भी समय में न्याय वही है जो उस समय के उस वर्ग ने दिए जिसके पास उत्पादन के साधन थे, यानी अमीर वर्ग ने जो कह दिया वही न्याय होता है समाज के लिए। और कुछ ऐसी ही बातें थ्रेसिमैक्स कह रहा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। और फिर इसके विरोध में आते हैं न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। ये ग्लूकोन और एंटीमेड्स है जो प्लेटो के भाई हैं। ये कहते हैं नहीं, न्याय शक्तिशाली का हित नहीं है, बल्कि न्याय है ये कमजोरों की आवश्यकता है। कमजोर लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए न्याय के नियम डिसाइड किए और बाकी लोग उसी का फिर पालन करते हैं। तो जहां थ्रेसिमैक्स न्याय को शक्तिशाली का हित बताता है, वहीं एंटीमेड्स और जैसे यथार्थवादी उसे कमजोरों की आवश्यकता बताते हैं। तो ये तीन है, न्याय का परंपरागत सिद्धांत सेफालस और पॉलीमार्क्स का, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत थ्रेसिमैक्स का, और न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत ग्लूकोन और एंटीमेड्स का। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो थ्रेसिमैक्स का, कई बार रोल्स के साथ न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत रोल्स का, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत अरस्तु का, और न्याय का उग्रवादी सिद्धांत ये थ्रेसिमैक्स का। इनको मिलान करने का क्वेश्चन आ सकता है कभी भी आपके सामने। तो खैर ये सोफिस्ट थे, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना से पहले किसके न्याय सिद्धांतों का खंडन किया, तो वो सोफिस्ट थे। वो कौन कौन से सोफिस्ट, तो मैंने चर्चा कर ली। न्याय का ग्रीक पर्याय क्या है, डिकायोजनी या डिकायोसुन, या नैतिक परायणता या नैतिकता सद्गुण, ये है न्याय का ग्रीक पर्याय। शब्द ये है डिकायोजनी, कई बार ये शब्द पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, क्योंकि सोफिस्टों के मतों का खंडन करने के बाद प्लेटो क्या कहता है। एम.बी. फोस्टर बहुत बड़ा विचारक है और उन्होंने वेस्टर्न थिंकर्स पे काफी काम किया है। ये कहते हैं कि प्लेटो का न्याय है वो आर्किटेक्टियन है। आर्किटेक्टियन वो व्यक्ति होता है जो विभिन्न पदार्थों में और विभिन्न प्रकार के जो मकान बनाने वाले होते हैं, या बिल्डिंग निर्माण करने वाले होते हैं, या किला निर्माण करने वाले होते हैं, उन सब के मध्य समन्वय बना के रखता है। और ऐसा ही समन्वय न्याय बना के रखता है। न्याय चौथा सद्गुण है। तीन सद्गुण और है, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि पहला सद्गुण है खुद के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, दूसरा है साहस, और तीसरा है वो है ज्ञान। तो ये जो शारीरिक चीजों के ऊपर जो नियंत्रण का ज्ञान है, सॉरी ये अपनी बुभुक्षा के ऊपर नियंत्रण,
यानी कंट्रोल करना अपनी इच्छाओं के ऊपर। तो इच्छा नियंत्रण, साहस और ज्ञान यानी बुद्धिमत्ता, इन तीनों को सही मात्रा में जो स्थापित करता है वो है न्याय। तो न्याय की आर्किटेक्टियन थियरी है। तो कौन है जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आर्किटेक्टियन बोलता है? तो वो है एम.बी. फोस्टर। न्याय कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है, न्याय एस्क का सिद्धांत है। न्याय का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में विशेषज्ञता लाए, उत्कृष्टता लाए। और ये अगर हमें समझना है तो हमें 3 वर्ग और 3 आत्माएं करनी पड़ेगी, तब हमें ये समझ में आएगा। तो कई बार ये भी पूछने लगता है कि 3 वर्ग और 3 आत्माओं का सिद्धांत किसका है? तो 3 वर्ग और 3 आत्माओं का सिद्धांत प्लेटो का है। पहला वर्ग है उत्पादक वर्ग, दूसरा वर्ग है वो है सैन्य वर्ग, और तीसरा वर्ग है वो है शासक वर्ग। और इनमें 3 प्रकार की आत्माएं पाई जाती है। जो उत्पादक वर्ग है उस पे शारीरिक इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण का मुख्य गुण पाया जाता है। सैन्य वर्ग में है वो साहस पाया जाता है, और शासक वर्ग में ज्ञान व बुद्धिमत्ता और नॉलेज पाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ग अपने कार्य को सही प्रकार से करे, अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करे, तो हम देखेंगे कि पूरे समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो न्याय है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, बल्कि सिर्फ अपना कार्य करे। जो उत्पादक वर्ग है वो उत्पादन करे, जो सैन्य वर्ग है वो सुरक्षा करे, और जो शासक वर्ग है वो ज्ञान प्राप्त करते हुए और इन दोनों वर्गों के साथ समन्वय बना के और राज्य को आगे बढ़ाए। अगर उत्पादक वर्ग को हम शासक बना देंगे तो उत्पादक वर्ग में जो बुभुक्षा है, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो अनंत होती है, तो वो तो फिर भ्रष्ट हो जाएंगे शासक बनते ही। तो प्रत्येक वर्ग है वो अपना अपना काम करे। और देखिए, एक काली पोलिस आदर्श राज्य का निर्माण होता ही तब है जब वहां 3 वर्ग पैदा हो जाते हैं। तो प्लेटो कहता है कि राज्य का जो आदर्श राज्य काली पोलिस का निर्माण है वो स्टेज बाय स्टेज होता है। पहले जो राज्य आता है वो स्वस्थ राज्य आता है, जो उत्पादकों का होता है। फिर दूसरा जो राज्य बनता है विलासिता प्रिय राज्य होता है, जिसमें सैन्य वर्ग भी पैदा हो जाता है। और तीसरा जो राज्य बनता है वो होता है आदर्श राज्य। इस आदर्श राज्य वर्ग 3 हो जाते हैं, और तीनों वर्गों पे नियंत्रण के लिए शासक और दार्शनिक शासक पैदा हो जाता है। तब राज्य का वो निर्माण पूर्ण हो जाता है, आदर्श राज्य का निर्माण हो जाता है। तो न्याय है प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, अपनी आत्मा को सर्वोत्कृष्ट करना। न्याय है कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करना, न्याय है उत्कृष्टता प्राप्त करना। तो न्याय के 2 प्रकार हैं। एक व्यक्तिगत न्याय, इसका तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मिक सद्गुणों के अकॉर्डिंग काम करे। और सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि प्रत्येक वर्ग अपने कार्यों, जो निर्धारित कार्य है उसी का अकॉर्डिंग काम करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। अगर मैं ये कहूं भारत के संदर्भ में, तो भारत में ऐसे करके और एक विभाजन किया गया था जिसको अपन चतुस्वर्ण विभाजन बोलते हैं, 4 वर्णों का विभाजन बोलते हैं। उसमें एक है वो ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, और चौथा है वो शूद्र है। बस वहां जहां 4 वर्ग थे, प्लेटो उनको 3 वर्ग कह देता है। और ऐसे गुणों की जब हम चर्चा करें तो हम कहते हैं कि इनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं। किसी में तमोगुण पाया जाता है, किसी में रजोगुण पाया जाता है, और किसी में है वो सतोगुण पाया जाता है। तो जो तमोगुण पाया जाता है वो उत्पादक वर्ग में पाया जाता है। तम मतलब इच्छाएं, लालसाएं जो पाई जाती है। सैन्य वर्ग में रजोगुण पाया जाता है, रजोगुण जिसका रंग लाल होता है, गुस्सा, साहस, शौर्य, वीरता पाई जाती है। और शासक वर्ग में सतगुण पाया जाता है, अपने जिसको ब्राह्मण कहा गया है, लेकिन वो शासन अपने क्षत्रिय करते हैं। थोड़ा सा इतना ही भेद है कि वो शासक वर्ग में ज्ञान पाया जाता है, वो दार्शनिक राजा है, वो इसका मुखिया होता है। तो हमने देखा कि प्लेटो का न्याय एम.बी. फोस्टर कहता है आर्किटेक्टियन है। प्लेटो का न्याय है वो कार्य विशेषीकरण का, हस्तक्षेप का, विशेषज्ञता का सिद्धांत है। और 3 वर्ग और 3 आत्माओं के अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे काली पोलिस की, कि ये काली पोलिस क्या है। रिपब्लिक में वर्णित है काली पोलिस।
आधारशिला है कि अगर आदर्श राज्य तभी बनेगा जब वहां न्याय होगा, 3 वर्ग होंगे, तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों को अच्छी तरह से करेंगे। न्याय प्राप्ति के लिए साम्यवाद आवश्यक है, यानी परिवार व संपत्ति का साम्यवाद। और ये लिया है स्पार्टा से, क्योंकि व्यक्ति जो भ्रष्ट होता है तो पहले उसके विचार भ्रष्ट होते हैं। विचार जब भ्रष्ट होते हैं तो उसका रोकने का एक साधन है, वो है शिक्षा। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा एक व्यक्ति को अच्छा बनाए रखने के लिए एक मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है। जब शिक्षा से काम नहीं चले तब फिर प्लेटो ने कहा कि साम्यवाद की स्थापना करनी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 चीजें भ्रष्ट करती है। एक तो उसका परिवार, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सब कुछ अपने परिवार के लिए करूं तो उसकी दृष्टि संक्षिप्त हो जाती है। और दूसरा है उसका संपत्ति प्रेम। तो संपत्ति और परिवार व्यक्ति को भ्रष्ट करते हैं। तो फिर उसने संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की चर्चा की कि ये दोनों शासक और सैन्य वर्ग के पास होने नहीं चाहिए, यानी संरक्षक वर्ग जिसमें दोनों वर्ग आ गए, गार्जियन बोलते हैं इनको। गार्जियन में 2 आते हैं आपका, शासक वर्ग और सैन्य वर्ग। कि गार्जियन के पास परिवार नहीं होगा, गार्जियन के पास संपत्ति नहीं होगी, तो संपत्ति फिर किसके पास होगी? संपत्ति और परिवार सिर्फ उत्पादक वर्ग रख सकता है, सेना के लोग और शासक वर्ग है वो दोनों चीजों को नहीं रखेंगे। और ये लिया है स्पार्टा से। अब इस जो कालीपोलिस का नेतृत्व करता होगा वो होगा दार्शनिक राजा। ये दार्शनिक राजा जो पूर्ण शिक्षित होगा, जिसमें अत्यंत मात्रा में बुद्धिमत्ता होगी, यही दार्शनिक राजा नेतृत्व करेगा उस कालीपोलिस का आदर्श राज्य का। बारकर कहता है कि ये प्रबुद्ध निरंकुशतावाद होगा। इसमें प्रबुद्ध निरंकुशतावाद, एनलाइटेंड टायरेनी, इसका तात्पर्य जो दार्शनिक राजा कहेगा वही मानना होगा सबको, यानी जो राजा ने कह दिया वही सत्य है, क्योंकि ये ज्ञान में सर्वोच्च और ये जानता है क्या सही है और क्या गलत है। तो कोई भी उसका सामने बोलेगा नहीं, उसकी बातों को नहीं काटेगा। तो बारकर कहता है कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो प्रबुद्ध निरंकुशतावादी राजा है, प्रबुद्ध अधिनायकवादी है। वो प्रबुद्ध होता है, पढ़ा लिखा अधिनायकवादी, दार्शनिक अधिनायकवादी। एमबी फोस्टर बोलता है कि यहाँ तर्क बुद्धि की प्रभु सत्ता है। भारत में प्रभु सत्ता थी शारीरिक बल की, यानी क्षेत्रीय राज किया करते हैं, लेकिन प्लेटो कहते नहीं, क्षेत्रीय राज नहीं करेंगे, सेना राज नहीं करेगी, राज करेगा वो जिसके पास तर्क बुद्धि होगी, यानी ब्राह्मण राज करेंगे। तो तर्क बुद्धि की प्रभु सत्ता है ये, यानी शासक वर्ग होगा वो दार्शनिक होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, तो इसको बोलते हैं तर्क बुद्धि, पढ़े लिखे लोगों की प्रभु सत्ता होगी यहाँ। लेकिन प्लेटो एक और बड़ी जोरदार बात बोलता है, वो है उदाहत झूठ। कि कोई व्यक्ति राजा की बात क्यों मानेगा, सेना क्यों मानेगी राजा की बात, और क्यों उत्पादक वर्ग के लोग वो टैक्स देंगे राजा को? क्योंकि राजा के पास न तो बाहुबल है और न ही धनबल है, राजा के पास सिर्फ ज्ञान का बल है। तो फिर करना क्या होगा? तो कहता है कि एक उदात झूठ बोलना होगा। तो उदात झूठ शब्दावली भी किसकी है? ये नोबल लाई या रॉयल लाई शब्दावली है, ये भी प्लेटो की है। और झूठ ये बोलना होगा, धातु वह धरती से जन्मे लोगों का मिथ। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी प्लेटो से है। इसका तात्पर्य ये है कि धरती से धातुएं सारी पैदा होती है, तो माँ के पेट से सारी पैदा होते हैं। तो धातुएं भले ही सारी धरती से पैदा होती है, इसके बावजूद हमने देखा कि सोने का कीमत अलग है, चांदी की कीमत अलग है और लोहे की कीमत अलग है। धरती से पैदा होने से तात्पर्य ये नहीं है कि तीनों एक ही है, बल्कि एक ही जगह से पैदा होने के बावजूद तीनों के महत्व में, कीमत में फर्क है। वैसे ही भले ही सारे मनुष्य हैं, लेकिन जो दार्शनिक राजा होगा वो सर्वोच्च होगा और बाकी उसके नियंत्रण में रहेंगे। ऐसा करके और लोगों के मस्तिष्क में बिठाया जाएगा। जैसे भारत में क्या कहते थे कि ये जो ब्राह्मण हैं ये एक ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से पैदा हुए हैं और जांघों से पैदा हुए हैं, वो कोई क्षत्रिय वगैरह पैदा हुए। तो ऐसे करके सर्वोच्चता स्थापित की गई है, तो लोगों के मस्तिष्क में बातें बिठाई जाती है। तो उदात झूठ बोला गया। उदात इसलिए क्योंकि इससे सबका फायदा होता है, राज्य है वहां शांति व्यवस्था बनाई रखी जाती है। तो उदात झूठ, तर्क बुद्धि की प्रभु सत्ता, ये सारी चीजें हमने समझी। इस जो कालीपोलिस आदर्श राज्य होगा रिपब्लिक का, इसमें लोकतंत्र नहीं होगा, क्योंकि प्लेटो कहता है कि जहां लोकतंत्र होता है वो सुअरों की नगरी होती है। यहां लोग
भूखे लोग हैं वो राज करते हैं। तो लोकतंत्र का आलोचक है अरस्तु भी और प्लेटो भी। इसके बजाय ये लोकतंत्र की बजाय ये कुलीन तंत्र में अरिस्टोक्रेसी में विश्वास करते हैं, दोनों के दोनों। सुकरात भी यही किया करता। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों ग्रीक विचार कुलीन तंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र के आलोचना करते हैं। और प्लेटो तो लोकतंत्र की आलोचना क्यों नहीं करे? क्योंकि इन्हीं लोकतंत्रवादियों ने बहुमत के साथ इसके गुरु सुकरात को जहर का प्याला दिया था। फिर है कि राज्य स्वाभाविक है, अपने आप ही पैदा हो जाता है, ये स्वाभाविक है, ऑर्गेनिक है। राज्य व्यक्ति का ही वर्द रूप है। ये बिल्कुल मजेदार बात है कि राज्य व्यक्ति का ही वर्द रूप है, क्योंकि व्यक्ति की आत्मा में भांति भांति के गुण पाए जाते हैं। किसी की व्यक्ति आत्मा के अंदर नियंत्रण पाया जाता है, किसी की आत्मा में साहस पाया जाता है और किसी में ज्ञान पाया जाता है। तो इसी से फिर तीन आत्मा में जो तीन गुण, उनसे तीन वर्ग बनते हैं और तीन वर्गों से फिर राज्य बनता है। तो इसका मतलब राज्य व्यक्ति का ही वर्द रूप है। और वह सही है कि राज्य का निर्माण ओक से नहीं होता, बल्कि वहां रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। एक तरफ जापान है और एक तरफ भारत है। भारत के पास नदियां है, पहाड़ है, भांति भांति के मौसम है, इतनी जनसंख्या है, उसके बावजूद भारत इतना ज्यादा एडवांस नहीं जितना कि जापान है, क्योंकि वहां के लोगों का चरित्र अलग है। तो भौतिक चीजों से नहीं बनती किसी भी देश की स्थिति, बल्कि वो बनती है वहां के रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से। तो ये बहुत ही फेमस कोटेशन जो राज्य के बारे में है वो प्लेटो की है कि राज्य व्यक्ति का वर्द रूप है और राज्य ओक और सहतूत के वृक्षों से नहीं बनता, बल्कि वहां रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। अब आलोचक देखते हैं, कार्ल पोपर के आलोचक कौन है। तो कार्ल पोपर का तो प्रथम आलोचक था वो तो था उसका शिष्य अरस्तु ही। उसके बाद उसके जो वर्तमान आधुनिक समकालीन आलोचक है उनमें मुख्य आलोचक है कार्ल पोपर। कार्ल पोपर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, खुला समाज और उसके दुश्मन। तो वो कहता है कि ये तीन व्यक्ति खुले समाज के दुश्मन हैं। एक है प्लेटो, दूसरा है हेगल और तीसरा है कार्ल मार्क्स। क्योंकि ये इतिहासवादिता है, इनका इतिहास है, वो ये इसको अपने हिसाब से चलाते हैं। तो प्लेटो, हेगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन बताते हैं। प्लेटो खुद देखिए कि प्लेटो जो लोकतंत्र की आलोचना करता है, प्लेटो जो उदात्त झूठ बोल के और निरंकुशता पैदा करता है, प्लेटो जो साम्यवाद लागू करता है, ये सारी चीजें प्लेटो को निरंकुश बनाती है, इसे खुले समाज का दुश्मन बनाती है। क्योंकि खुले समाज में नियम पहले से निर्धारित नहीं होते और खुले समाज के नियम एक व्यक्ति निर्धारित नहीं करता, जैसे कि दार्शनिक राजा करता है सब कुछ एक आदर्श राज्य में, बल्कि वहां ये सारी चीजों को डिसाइड जनता अपने हिसाब से करती है। तो कार्ल पोपर कहता है कि प्लेटो है वो सर्वाधिकारवाद का, टोटलिटेरियनिज्म का प्रणेता है। यहाँ तक कि जनसंख्या कितनी होगी, कोई व्यक्ति बच्चे पैदा कैसे करेगा, आपसी शारीरिक संबंध कैसे बनाएगा, इस तक का निर्णय है वो राज्य करता है। इसका मतलब राज्य है वो हर मामले में हस्तक्षेप करता है, प्लेटो का राज्य। तो प्लेटो ओपन सोसाइटी का पहला दुश्मन है कार्ल पोपर के अनुसार। जे चैपमैन कहता है कि ये ऐंद्रजालिकों का राजकुमार है, यानी इसकी जो बातें हैं वो ऐंद्रजालिक है, यानी जादुई है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। हन्ना अरेंटे कहती है कि फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है, यानी इसने डिक्टेटरशिप पैदा की है कि वो दार्शनिक राजा है, उसकी बात है उसको कोई टाल नहीं सकता। मैक्सी बोलता है कि ये फर्स्ट यूटोपियन है, ये पहला काल्पनिक है। और अंत में हम चर्चा करें इमर्सन की। इमर्सन कहता है कि प्लेटो ही दर्शन है, वह दर्शन ही प्लेटो है। और सबसे बेहतर बात कार्ल पोपर की जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि पाश्चात्य चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन कभी भी गैर प्लेटोवादी नहीं रहा। यानी आप प्लेटो को या तो समर्थन करेंगे या प्लेटो का विरोध करेंगे, आपके पास तीसरा रास्ता नहीं है। और ऐसा ही कहा जाता है जॉन रोल्स के लिए। नोजिक ने जॉन रोल्स के लिए ये कहा है कि जॉन रोल्स ने जब वर्णन कर दिया उसके बाद औरों के पास कोई रास्ता नहीं है, या तो आप उसका समर्थन करो या विरोध करो, तीसरा रास्ता नहीं है। तो ऐसा ही प्लेटो के दर्शन के बारे में कार्ल पोपर ये कहता है कि कभी भी यूरोप गैर प्लेटोवादी नहीं रहा। तो ये हमने कुछ आलोचनाएं और कुछ और मुद्दों पर चर्चा की। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कार्ल पोपर ने क्या कहा प्लेटो के बारे में,
क्या कहा इमर्सन ने, क्या कहा हन्ना अरेंट ने, क्या कहा चैपमैन के बारे में। आजकल ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्लेटो ने खुद क्या कहा ये नहीं पूछा जाता, प्लेटो के बारे में विभिन्न व्यक्तियों ने क्या कहा, विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है, ये पूछा जाता है। तो ये एक विचार पूरा हो गया प्लेटो।